नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दापी की क्लासेस। पिछला वीडियो में हमने देखा पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन सा भाग है, कितना डेंसिटी है, कितना घनत्व है, कौन से तरंगे पृथ्वी के किस भाग में जाती है। इसके आधार पर हम लोगों ने साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया था, यानी विद्वानों ने साक्ष्य के आधार पर कौन कौन से साक्ष्य थे उसके बारे में हमने अध्ययन किया। देखिए अब इस वीडियो में आपको मेन जो आपका पढ़ना है स्ट्रक्चर, पृथ्वी के स्ट्रक्चर कैसे है, कितने भागों में बांटा गया है, उसको हम बताएंगे। देखिए आपका बुक में, आपका किताब में देखिएगा तो एक ही डायग्राम में आपको बता दिया गया है। तो जो नए जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो नया आप पढ़ रहे हैं, इस डायग्राम को आप कंफ्यूज हो जाइएगा, उलझ जाइएगा। इसलिए हम आपको सुविधा के लिए इस तरह का डायग्राम बना दिए हैं, आप देख रहे हैं। इस तरह से हम आपको बतलाएंगे ताकि आपको आसानी तरीके से समझ में आए। और पिछला वीडियो हम लोग कल देख चुके थे, आज हम अगले वीडियो देखते हैं। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछला वीडियो को देखकर ही आप इस वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जनरली जो पृथ्वी है, उसको तीन भागों में बांटना। इस तरह का पृथ्वी है, तीन भागों में बांटा। इस तीनों भाग को हमने इस तरह से अंदर से काट के ले लिया है और इसी का रूप हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं समझाने के लिए, बेहतर समझने के लिए। इस डायग्राम से आप समझेंगे। पृथ्वी के इस काट को हमने इस डायग्राम में यहाँ लिया है आपको समझाने के लिए। चलिए तो इसको आप समझिएगा कि ये 0 किलोमीटर है, ठीक, ये 700 किलोमीटर है। इसको समझ लीजिएगा 2900 किलोमीटर और इसको 6371 किलोमीटर। इतना पृथ्वी के गहराई को हमने अध्ययन किया है, इतने पृथ्वी के गहराई को हमने वैज्ञानिकों ने समझने का प्रयास किया है। यानी अंतिम जो आपका छोर है, पृथ्वी की अंतिम जो गहराई है वो 6371 किलोमीटर है। आपका ऊपर 0 से लेकर 6371, यानी जिस भाग में हम लोग रहते हैं, जिस भाग में महाद्वीप है, जिस भाग में महासागर है, उस भाग पर हम लोग रहते हैं और वह है 0 किलोमीटर। जिस भूतल पर हम लोग रह रहे हैं, जिस स्ट्रक्चर पर रह रहे हैं, वह है 0 किलोमीटर। 0 किलोमीटर से 371 किलोमीटर के हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको पृथ्वी के जो बांटा सामान्य आधार पर, इसको कह दिया क्रस्ट, कह दिया क्रस्ट, कह दिया इसको मैंटल कह दिया और इसको कोर कह दिया। अभी आप किलोमीटर में नहीं उलझिएगा, अभी आपको हम किलोमीटर नहीं बता रहे हैं कि कितना किलोमीटर में क्या है, आपको सिर्फ अब समझना है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आप उस डायग्राम को कॉपी में बनाइए और समझने का प्रयास किया, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेंगे। आपको सभी प्रश्न इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो सामान्य आधार पर क्या बटा, क्रस्ट, मेंटल, कोर। बहुत सारे विद्वानों ने अपना अपना विचार दिया है कि पृथ्वी को 3 भागों में, 5 भागों में ना, 2 भागों में, लेकिन सामान्य आधार जो बांटा गया है क्रस्ट, मेंटल, कोर। यानी आपका कोर कितना तक मिलेगा, तो 371 किलोमीटर तक मिलेंगे। तो अब देखिए, अब क्रस्ट, मेंटल, कोर के आधार पर ही एक स्वेस नामक वैज्ञानिक है, आप लिखेंगे स्वेस नामक वैज्ञानिक है। इन्होंने रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में बांटा, जो नाम दिए सियाल, सीमा और नीफे। आप लिखिए स्वेस के अनुसार, स्वेस के रासायनिक संरचना के अनुसार पृथ्वी को 3 भागों में बांटा, सियाल, सीमा, नीफे। इंग्लिश में यदि इसको लिखेंगे तो सियाल, सीमा, नीफे। अब देखिए, अब इसी से प्रश्न पूछ देते हैं। पहला तो आपका प्रश्न हो गया कि स्वेस के अनुसार पृथ्वी के कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। और स्वेस के ही आपको पूछा जाता है एग्जाम में, स्वेस का ही बहुत सारा, जितने भी हायर या लोअर कंपटीशन कर दीजिए, स्वेस का ही फेमस है वो पृथ्वी का स्ट्रक्चर, उसके आधार पर पूछेगा और सामान्य आधार पर पूछेंगे, बाकी और आपको कुछ नहीं पूछा जाता है। देखिए
तो सियाल, आप एक मिनट इसको समझेंगे। सियाल, तो एक पूछा जाता है कि सियाल में कौन कौन से तत्वों की प्रधानता है। जैसे कि हमने लिखा कि सियाल, तो दो वर्ड से बना हुआ है, सी प्लस याल। इंग्लिश में आप देखेंगे तो एस आई प्लस ए एल। तो एस आई का यहां अर्थ हो जाता है सिलिकॉन और ए एल का अर्थ हो जाता है एल्यूमिनियम। पृथ्वी के ऊपरी भाग में स्वेस के अनुसार कौन से तत्वों की प्रधानता है, कौन से तत्व ज्यादा मिलते हैं, तो सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। ठीक है, फिर पूछा जाएगा सीमा। तो सीमा भी दो तरह के मिलकर बना हुआ है, यहां भी होगा एस आई प्लस एम ए। तो एस आई का हो गया सिलिकॉन और एम ए का अर्थ हो गया मैग्नीशियम। यानी सीमा परत में सिलिकॉन और मैग्नीशियम परत की प्रधानता होती है स्वेस के अनुसार। तीसरा है नीफे, इसको हिंदी में लिखेंगे नीफे। ये भी दो तरह के मिलकर बना हुआ है, एन आई प्लस एफ ई। एन आई से हो गया निकेल और एफ ई से हो गया फेरस लोहा। ठीक है, पृथ्वी के कोर में किस तत्वों की प्रधानता है, तो निकेल और फेरस की। स्वेस के अनुसार लीफे में कौन कौन से तत्वों की प्रधानता है, तो निकेल और फेरस की। इस बात को आप नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे आपको बताते हैं। ये तो आपका सियाल का हो गया, स्वेस के अनुसार हो गया। अब स्वेस को हम मिटाते हैं। अब सामान्य रूप से पृथ्वी को कितने भागों में हमने बांटा, तो 3 भागों में, क्रस्ट, मेंटल, कोर। इसको और भी नाम से जाना जाता है, जिसको बोल सकते हैं हम भूपर्पटी। भूपर्पटी, भूप्रवार, इसको बोलते हैं भूक्रोड। हिंदी में हम बोल सकते हैं भूपर्पटी, भूप्रवार और भूक्रोड, क्रस्ट, मेंटल, कोर। यदि स्पेलिंग में यदि हम लिखेंगे, यदि हम इंग्लिश में इसको लिखें तो CRUST क्रस्ट, मेंटल, कोर, इस तरह से। आप थोड़ा सा इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानकारी रखें, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके पूछ देता है। क्रस्ट, मेंटल, कोर। यदि हिंदी में जानेंगे तो भूपर्पटी, भूप्रवार, भूक्रोड। बस इसमें इतनी जानिए। और आप इसको समझिए कि एक पूछा जाता है कि क्रस्ट के आयतन कितने हैं, क्रस्ट के भार कितने हैं, क्रस्ट में किस चट्टानों की प्रधानता होती है, तो इसको भी आप लिखेंगे। तो क्रस्ट का जो आपका आयतन है, क्रस्ट की आयतन है 1%। आप सब लिखेंगे, आपको ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, जितना भी हम बता रहे हैं वो सबके सब पूछा जाता है, आप बिल्कुल लिखिएगा। तो भूपर्पटी में, भूपर्पटी या क्रस्ट के आयतन कितना है, 1% है। आयतन की बात करें, आयतन कितना है, तो ये 1% है। ठीक, इसका भार कितना है, तो 0.5%। इसमें कौन सी चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है, क्रस्ट में, भूप्रवार में, पहला परत में, ऊपरी परत में कौन सी चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है, तो सामान्यतः ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। चट्टान तो ग्रेनाइट। ठीक, आयतन कितना है, 1%। भार कितना है, 0.5%। चट्टान कौन सी पाई जाती है, कौन से चट्टानों को प्रधानता है, कौन से चट्टान में बने हुए हैं एक, तो हम लिखेंगे ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता होती है। ठीक है,
अगला हम देखते हैं मेंटल को देखते हैं। इसका आयतन कितना है? तो इसका आयतन, इसका जो आयतन है 83% है। आयतन कितना है? 83% है आपका आयतन। इसका भार कितना है? भार देखेंगे, भार 68% है। कितना है? 68% भार। और कौन सी चट्टानों की प्रधानता होती है? मेंटल के कौन से चट्टानों को प्रधानता होती है? मेंटल में कौन सी चट्टानों की प्रधानता होती है? तो बैसाल्ट चट्टानों की। बैसाल्ट चट्टानों के। इसको में इस डायग्राम में इतना समझिए। भूक्रोड में या कोर में कौन सी चट्टानों की प्रधानता होती है? कितना आयतन होता है? इसको भी आप देख लीजिए। यानी इसका आयतन कितना होगा? आयतन कितना होगा? जो कोर के हैं, कोर के आयतन कितने परसेंट है? तो 16% है। ठीक है। भार इसका कितना है? कोर के भार कितना है? तो 32%। इसमें कौन सा चट्टान पाया जाएगा? तो चट्टान इसमें पाए जाएंगे, इसमें प्राय लोहे की प्रधानता होती है, क्योंकि निकेल और फेरस से बना हुआ है। और यह जो भाग है, यह जो है एकदम आपका तप्त अवस्था में है, एकदम पिघली हुई अवस्था में है। इसमें लोहा ज्यादा होता है, लोहा की मात्रा ज्यादा होता है, मैग्नेट, इसीलिए पृथ्वी जो है मैग्नेट का काम करता है। कोई भी ऊपर चीज बिकते हैं तो नीचे आता है। इसका मेन रीजन है कि कोर में लोहे की प्रधानता ज्यादा है और यह बिल्कुल तप्त है, यह बिल्कुल गर्म है, और जिसके कारण पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम करता है। तो इसमें कौन सा चट्टान है? चट्टान नहीं, इसमें चट्टान हम नहीं कह सकते हैं, इसमें लौह की प्रधानता अधिक है। लोहे की प्रधानता, इसमें लोहे की प्रधानता ज्यादा होती है। बस इस डायग्राम को इतना ही समझिए। अब आप फिर इसी तरह से अगला डायग्राम बनाइएगा। अब पुनः इसी तरह से आप डायग्राम को बनाइए। क्रस्ट मेंटल कोर को लिखिए 0, 700, 2900, 6300, 71 किलोमीटर। इतना आप बनाने के बाद अब हम बात करते हैं कि इसको कितना किलोमीटर में कौन है, क्या है। क्रस्ट कितना किलोमीटर पर है, मेंटल कितना किलोमीटर है, कोर कितना किलोमीटर है। अब हम किलोमीटर को ध्यान में रखेंगे। ज्यादा छोटा मोटा एग्जाम में किलोमीटर नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसको ठीक से पढ़ लेंगे ताकि जानकारी रखे। जिस तरह से क्वेश्चन पूछे हम जवाब देने में सक्षम हो जाए। मेनली जो क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, ये सभी को दो भागों में बांटा गया है। क्रस्ट के ऊपरी भाग, क्रस्ट के निचले भाग। क्रस्ट के मेंटल के ऊपरी भाग, मेंटल के निचले भाग। कोर के ऊपरी भाग, कोर के निचले भाग, यानी अपर पार्ट और लोअर पार्ट। अपर पार्ट और लोअर पार्ट तीनों को अपर पार्ट और लोअर पार्ट में बांटा गया है। आप अपर पार्ट और लोअर पार्ट में ना उलझ कर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आप हम बता रहे हैं। देखिए क्रस्ट, मेनली जो आपका क्रस्ट होता है वो 35 किलोमीटर, लगभग में 35 किलोमीटर। याद रखेंगे कि 0 से लेकर 35 किलोमीटर तक ही आपका क्रस्ट पाए जाते हैं। ऊपर के भाग हो गया, इसके ऊपर अपर क्रस्ट हो गए, नीचे वाला नीचे का लोअर क्रस्ट हो गया। ठीक है, आपको मेनली 35 किलोमीटर, और इन्हीं 35 किलोमीटर के अंदर में आप प्लेट टेक्टोनिक जब पढ़ेंगे, जो हमारे यहाँ जो पृथ्वी है अलग अलग प्लेटों में बटा हुआ है, उस प्लेट टेक्टोनिक, यही प्लेट टेक्टोनिक, इसी पर प्लेट टेक्टोनिक है। तो क्रस्ट की गहराई कितना किलोमीटर तक? 35 किलोमीटर तक। इसके नीचे एक लेयर पाया जाता है। ठीक है, ये जो आपका, इसी में बहुत सारे आपका देखेगा महाद्वीप महासागर है इसी प्लेट पर, और इसी कारण भूकंप आता है, इसी कारण ज्वालामुखी आता है। और इसी के नीचे एक बहुत बड़ा अर्ध ठोस पदार्थ है, लिक्विड की तरह है। और यह समझ लीजिए कि पिघला हुआ गुड़ आप देखे होंगे,
पिघला हुआ गुड़ की तरह है। इसी के अंदर, इसी 35 किलोमीटर के नीचे, यानी लगभग में एग्जैक्ट में यदि हम कहें तो 120 किलोमीटर के अंदर, 120 किलोमीटर के अंदर में क्रस्ट के निचले भाग में लगभग 120 किलोमीटर में, लगभग में हम बता रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं है, कहीं कहीं 120 किलोमीटर, कहीं 100 किलोमीटर, लगभग में यही आपका क्वेश्चन में आते हैं, यही आपका बुक में जिक्र किया गया है। तो ये लगभग में 120 किलोमीटर के अंदर में एक अर्ध ठोस पदार्थ है, एक तरल पदार्थ है, जिसको हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिकल भाषा में एस्थेनोस्फीयर। इस वर्ड को आप याद रखेंगे कि 120 किलोमीटर के अंदर में एक अर्ध ठोस पदार्थ है, गुड़ की तरह, पिघला हुआ गुड़ की तरह, जिसका नाम है एस्थेनोस्फीयर। और यही एस्थेनोस्फीयर यदि कभी कभी बाहर निकल जाता है तो मैग्मा के रूप में निकलता है, जिसको हम लोग ज्वालामुखी बोलते हैं, जिसके अंदर पर्वत पठार मैदान का निर्माण हुआ है इस चट्टान से। तो इसको एस्थेनोस्फीयर के अलावा मैग्मा चैम्बर भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको दुर्बल मंडल बोलते हैं। दुर्बल मंडल बोलते हैं। इसके अलावा पिघला हुआ कमजोर सतह कह सकते हैं, कमजोर सतह। ज्योग्राफिकल नाम, साइंटिफिक नाम इसका एस्थेनोस्फीयर है, जिसको हम मैग्मा चैम्बर भी कहते हैं, क्योंकि यही से मैग्मा निकलता है। कभी कभी आगे आपको प्लेट टेक्टोनिक जब पढ़ाएंगे, भूकंप पढ़ाएंगे, ज्वालामुखी पढ़ाएंगे, तब आपको बताएंगे इसको डिटेल से। लेकिन यह जान जाइए कि 120 किलोमीटर की गहराई पर एस्थेनोस्फीयर पाया जाता है, जिसे मैग्मा चैम्बर भी कहते हैं, दुर्बल मंडल भी कहते हैं, कमजोर सतह भी कहते हैं। इस सभी बात को, इस सभी वर्ड को आपको दिमाग में सेट कर लेना है। चलिए, इतना तक आपने समझा। इसके बाद आपको हम आगे बताते हैं, फिर आपको मेंटल में बताते हैं, कोर में बताते हैं कि और इसे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक और आप डायग्राम बनाइए, इसी तरह से एक और आप डायग्राम बनाइए, उसमें आपको समझाते हैं। इस तरह के आपको असंबद्धता पूछा जाता है एग्जाम में, जो पूछे जाते हैं असंबद्धता। इसलिए से क्रस्ट, मेंटल, कोर में कौन से असंबद्धता है? डिसकंटिन्यूटी, इसको हम इंग्लिश में डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। डिसकंटिन्यूटी, तो डिसकंटिन्यूटी क्या है, असंबद्धता क्या है, ये सबसे पहले समझिए। एक नाम है, किसी वैज्ञानिक के नाम है, ओल्डहम असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता, लेहमान असंबद्धता, ये वैज्ञानिकों के नाम है। और इन वैज्ञानिकों ने पाया कि क्रस्ट में भी कोई लेयर है, कोई गैप है, जो ऊपर वाला गुण नीचे वाला से नहीं मिल रहा है। इस परत को, लेयर को अलग कर रहा है, आयतन के अनुसार, भार के अनुसार, उसके बनावट के अनुसार ये अलग कर रहा है। उसी को हम लोग वैज्ञानिक कहें, उसी के नाम पर कोनरेडो, मोहोवीद, ओल्डहम, गुटेनबर्ग, लेहमान कहलाया। जैसे कि समझिए कि लगभग में 11 किलोमीटर, कितना, इसको याद रखिएगा, 11 किलोमीटर क्रस्ट में 11 किलोमीटर पर एक असंबद्धता पाई जाती है, डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, असंबद्धता पाई जाती है। उस असंबद्धता को क्या नाम है, कोनरेडो असंबद्धता या कोनरेडो डिसकंटिन्यूटी। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखिएगा, क्योंकि नाम है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछ सकते हैं। इसके नीचे देखे थे 120 किलोमीटर में, 120 किलोमीटर में एस्थेनोस्फीयर था। तो लगभग में 100 किलोमीटर में एक असंबद्धता पाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोहोवीद डिसकंटिन्यूटी, मोहोवीद असंबद्धता। आप इसके नीचे में आ जाइए, मेंटल में आ जाइए, तो मेंटल में भी एक असंबद्धता पाई जाती है, यानी क्रस्ट के नीचे और मेंटल के ऊपर वाले भाग में। ऐसे पूछा जाता है
कि ओल्डहम असंबद्धता कहां पाई जाती है, किन किन परतों के बीच में पाई जाती है, आपको ऑप्शन दिया रहेगा। तो आप डायग्राम याद रखिएगा, तो आपको इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आप डायग्राम, एग्जाम में भी आप डायग्राम से ही रिकॉल करेंगे। तो आपको बताना होगा कि क्रस्ट के निचले भाग और मेंटल के ऊपरी भाग में ओल्डहम असंबद्धता पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद है कि 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर में यानी मेंटल के नीचे वाला, कोर के ऊपर वाला भाग और मेंटल के नीचे, ऐसा ऊपर नीचे नहीं देगा तो आपको पूछ देगा कि मेंटल और कोर के बीच में एक असंबद्धता पाई जाती है, जिस असंबद्धता का नाम है गुटेनबर्ग असंबद्धता। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2900 किलोमीटर के गहराई पर कौन सी असंबद्धता पाई जाती है, तो गुटेनबर्ग असंबद्धता। मेंटल के निचले भाग में कौन सी असंबद्धता पाई जाती है, तो गुटेनबर्ग असंबद्धता। कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आप जब सेट बना, प्रैक्टिस सेट बनाने जाइएगा, क्वेश्चन पेपर जो पूछे हुए हैं आप वैसा ही प्रैक्टिस सेट को बनाएंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, उसमें आपको इस तरह के प्रश्न मिल जाएंगे। इसके बाद आता है आपका कोर, जो 6371 किलोमीटर तक है। कोर में कौन सी असंबद्धता पाई जाती है, तो लेहमान असंबद्धता। एक कोर में परफेक्ट है, निचले भाग में पाई जाती है, तो कोर में कौन सी असंबद्धता पाई जाती है, तो लेहमान असंबद्धता पाई जाती है। ठीक है, 5200 किलोमीटर के गहराई पर कौन सी असंबद्धता पाई जाती है, तो लेहमान असंबद्धता। दोस्तों, इस चैप्टर से, इस टॉपिक से जितने भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, जो भी आपका कंसेप्ट था, इजी वे में हमने आपको समझाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।